हाय दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि अच्छे होंगे और मेरी जो ये इनिशिएटिव है वो आपको अच्छा लग रहा होगा। और देखिए दोस्तों, आज हम एक लीगल इशू के बारे में, एक लीगल कंसेप्ट के बारे में आपके सामने हम चर्चा करने जा रहे हैं। आप थोड़ा भी न्यूज़पेपर वगैरह पढ़ते होंगे तो आपको मालूम होगा कि एक मामला जो आया था, न्यूज़ क्लिक एक न्यूज़पेपर है, उसके संस्थापक या पत्रकार कहें, प्रवीर पुरकायस्थ की गिरफ्तारी हुई थी यूएपीए के अंतर्गत, अनलॉफुल एक्टिविटीज़, यूएपीए अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट 1967 के अंतर्गत उनको बेल मिला है। कोर्ट ने उनके उनको जो अरेस्ट किया गया था उसमें जो प्रोसेस फॉलो करना था, प्रक्रिया फॉलो जो करनी थी, उस पर सवाल उठाते हुए उन्हें बेल ग्रांट किया। उसकी काफ़ी चर्चा हो रही है और उसमें बार बार एक शब्द आ रहा है, ड्यू प्रोसेस। ड्यू प्रोसेस, संविधान के विद्यार्थी या लॉ के जो विद्यार्थी होते हैं वो इजीली जानते हैं कि ड्यू प्रोसेस क्या होता है, क्यों ये महत्वपूर्ण है, क्यों ये जरूरी है जानना कि ड्यू प्रोसेस क्या होता है। हम उसी पे आपसे कुछ बात करना चाहते हैं और थोड़ा सा ड्यू प्रोसीजर या प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ और ड्यू प्रोसेस के बारे में थोड़ा हम लोग समझेंगे, जानेंगे कि क्या होता है, क्यों इम्पोर्टेंट है। हम सभी जानते हैं कि भारत के संविधान के भाग 3 में फंडामेंटल राइट्स दिए गए, मौलिक अधिकार दिए गए। उसमें उसके ऊपर लिमिटेशन भी बताया गया है उस भाग 3 में कि आपका जो फंडामेंटल राइट है, मौलिक अधिकार है, वो अनलिमिटेड नहीं है, वो क्वालिफाइड राइट्स हैं, उस पर रिस्ट्रिक्शन लगाया जा सकता है। और आप ये भी जानते हैं कि आर्टिकल 14 जो है संविधान का, अनुच्छेद 14 में समानता का अधिकार बताया गया है, राइट टू इक्वालिटी की बात की गई है। उसी तरह आर्टिकल 19 में आपको बोलने, कहने, सोचने, एसोसिएशन बनाने, व्यापार करने की आज़ादी दी गई है विथ सर्टेन लिमिटेशंस। उसी तरह से आर्टिकल 20 में राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी की अधिकार आपको मिली हुई है। तो ये सारे राइट मिले हुए हैं आपको पार्ट 3 में, भाग 3 में संविधान के। और जो आपको समझना है वो ये समझना है कि 1978 में एक भारत में सुप्रीम कोर्ट, भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने एक जजमेंट दिया था मेनका गांधी बनाम यूनियन ऑफ इंडिया के केस में। और कहा जाता है, बहुत लोग ये मानते हैं, उस पर आप और हम सहमत असहमत हो सकते हैं, कि 1978 से पहले एक और केस आया था जिसको एडीएम जबलपुर वर्सेस शिवकांत शुक्ला का केस कहा जाता था, जिसमें यह कहा गया था कि ड्यू प्रोसीजर, अगर प्रोसीजर कोई प्रक्रिया लॉ के प्रॉपर चैनल के द्वारा, कहें कि लॉ का प्रॉपर चैनल कौन हो सकता है, मतलब लॉ बनाने की प्रक्रिया, तो एक प्रॉपर प्रक्रिया को फॉलो करते हुए अगर किसी चीज़ का प्रोसेस बना दिया गया, प्रक्रिया निर्धारित कर दी गई है और उसके हिसाब से किसी के पर्सनल लाइफ और लिबर्टी, उसके किसी भी अधिकार का उल्लंघन होता है, तो उसको इलीगल या अनकॉन्स्टिट्यूशनल नहीं माना जा सकता। मतलब ये कहने का था कि अगर राज्य कानून के माध्यम से आपके राइट के ऊपर, आपके अधिकारों के ऊपर कोई रोक लगाता है, कंट्रोल लगाता है, रिस्ट्रिक्शन लगाता है, और वह कानून, वह प्रक्रिया बनाने वाली कानून अगर लेजिस्लेचर के द्वारा सही तरीके से बनाई गई है, तो आपको कोई न्याय, कोई रिलीफ नहीं मिलेगा कोर्ट के द्वारा। ये होता है कि मतलब जो प्रक्रिया है आपके राइट के उल्लंघन का, आपके राइट के को रेगुलेट करने का, उसको रिस्ट्रिक्ट करने का, अगर उसको प्रॉपर तरीके से बनाया गया है, प्रोसेस फॉलो करते हुए बनाया गया है, तो आप उसको चैलेंज नहीं कर सकते। लेकिन इस अवधारणा को 1978 में मेनका गांधी के केस में रिवर्स कर दिया गया और ये कहा गया कि आप केवल प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ, मतलब कि एक प्रोसीजर बना दिया गया कि आपको कैसे कैसे
आपके राइट का रेगुलेशन हो सकता है, उस पर रिस्ट्रिक्शन कैसे लगाया जा सकता है। और अगर इसको पार्लियामेंट ने, चाहे स्टेट लेजिस्लेचर ने, इस तरह से पूरी प्रक्रिया का पालन करते हुए, संविधान के अनुच्छेदों का, उसके प्रावधानों का पालन करते हुए अगर कोई कानून बना दिया है और उसके अंतर्गत आपका अधिकार काटा गया है, चाहे छांटा गया है, चाहे उस पर रोक लगाई गई है, तो आप इसके खिलाफ कोई रेमेडी नहीं मांग सकते कोर्ट से। कोई कोर्ट रेमेडी नहीं दे सकती है, केवल ये देख सकती है कि जो प्रोसीजर पार्लियामेंट में ने या लेजिस्लेचर ने बनाया था उसका पालन हुआ है या नहीं हुआ है, बस उतना ही उसको दिखाना था। लेकिन ये धारणा, ये अवधारणा 1978 के मेनका गांधी बनाम यूनियन ऑफ इंडिया के केस में कोर्ट ने कहा कि नहीं, इतना ही नहीं। निश्चित तौर पर हमारे संविधान के अंतर्गत, चाहे अनुच्छेद 14 की बात करें, चाहे अनुच्छेद 21 की बात करें जिसमें राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी की बात की गई है, और उसमें जो प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ की बात की गई है, कोर्ट कहा कि भले ही उसमें ये बात नहीं कही गई है, लेकिन यहाँ संविधान की सर्वोच्चता है। फंडामेंटल राइट जो है एक तरह का ह्यूमन राइट है जिसको संविधान में गारंटी किया गया है। आप किसी का राइट इस तरह से केवल प्रोसीजर स्थापित करके, प्रोसीजर बता करके, प्रोसीजर के तरीके से उसके राइट का उल्लंघन नहीं कर सकते, बल्कि आपको ड्यू प्रोसेस बताना होगा, दिखाना होगा। और कहा जाता है इस जजमेंट को क्रिटिसाइज करते हुए कि एक तरह से अमेरिका में जो ड्यू प्रोसेस का कंसेप्ट है उसको जुडिशियरी ने इंडिया में भी इनडायरेक्टली लागू कर दिया, डिस्पाइट द फैक्ट दैट द ड्यू प्रोसेस हैज नॉट बीन रिकॉग्नाइज्ड अंडर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। अब ये समझते हैं कि अभी का परिस्थिति ये है कि अगर राज्य या राज्य की एजेंसियां आपके राइट को का उल्लंघन करना चाहती हैं, उस पर रोक लगाना चाहती हैं, तो उनको एक तरफ प्रोसीजर तो दिखाना ही होगा कि हम जो प्रोसीजर कानून में दिया गया उसका पालन कर रहे हैं। उसके साथ साथ ये भी बताना होगा कि हम ड्यू प्रोसेस फॉलो कर रहे हैं, मतलब जो भी कानून में व्यवस्थाएं दी गई हैं उसका स्ट्रिक्टली पालन कर रहे हैं, स्ट्रिक्टली पालन कर रहे हैं। और दूसरी बात कि अगर प्रोसीजर में कोई बात नहीं भी मेंशन है, जैसे नेचुरल जस्टिस का जो दो कार्डिनल प्रिंसिपल्स हैं, ऑडी अल्ट्रम पार्टम और नेमो ज्यूडिक्स कॉसा सुआ, वो जनरली मेंशन नहीं होता है कानून में, लेकिन मान के चला जाता है कि कानून में ये इंक्लूडेड है। तो कहने का मतलब कि केवल प्रोसीजर नहीं, वो प्रोसीजर कितना संवैधानिक है, संविधान की भावना का कद्र करता है कि नहीं करता। अननेसेसरी किसी के राइट पर कोई रोक तो नहीं लगाता, क्या उसको सुनने का मौका दिया गया या नहीं दिया गया, उसको नोटिस दिया गया या नहीं दिया गया। जैसे एक एग्जाम्पल लीजिए, यूएपीए में ये व्यवस्था है, कोर्ट ने बार बार इस चीज को कहा है कि अगर किसी को आप अरेस्ट कर रहे हैं तो उसको रिटेन में आप ग्राउंड बताएंगे कि किस वजह से, किस ग्राउंड पे, क्या रीजनेबल कॉज है, क्या ग्राउंड है उसके अरेस्ट करने का, ये रिटेन में उसको आप बताएंगे, रिटेन में जानकारी उसको देंगे। दूसरी बात कि अगर आप उसको मजिस्ट्रेट के पास प्रोड्यूस कर रहे हैं तो उसको लीगल रिप्रेजेंटेशन का अधिकार होना चाहिए, उसे ये मिलना चाहिए। अगर ये नहीं मिलता है तो ड्यू प्रोसेस का उल्लंघन होगा, प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ का उल्लंघन होगा। तो दोस्तों, जो ड्यू प्रोसेस होता है, ये ड्यू प्रोसेस आप देखें, कंपैरिजन करें ड्यू प्रोसीजर से, तो उससे इसका दायरा बड़ा होता है। जनरली हम लोग ड्यू प्रोसेस के दो भाग में डिवाइड कर देते हैं, एक सब्सटैंटिव ड्यू प्रोसेस और एक प्रोसीजरल ड्यू प्रोसेस। मतलब सब्सटैंटिव ड्यू प्रोसेस का मतलब कि कोई ऐसा एक्शन कोई अथॉरिटी नहीं लेगा, पुलिस अथॉरिटी चाहे स्टेट की अथॉरिटी, जो संविधान के प्रावधानों के खिलाफ हो, संविधान के प्रिंसिपल्स के खिलाफ हो। मतलब उस कानून को भी, उस एक्शन को भी संविधान के प्रावधानों के हिसाब से सही होना चाहिए। और दूसरी तरफ
प्रोसीजरल ड्यू प्रोसेस का क्या मतलब हुआ? प्रोसीजरल ड्यू प्रोसेस का मतलब कि जो आपके प्रोसीजरल लॉ में प्रावधान दिए गए हैं या किसी स्पेशल लॉ में अगर प्रोसीजर बताया गया है या जुडिशियरी के द्वारा उस पर कोई रूलिंग है, जजमेंट है, अगर कानून में मान लीजिए लूप होल है तो जुडिशियरी ने अगर डिसीजन दिया है, जो गाइडलाइन दिया है, उसको फॉलो करना है। और साथ ही साथ जो नेचुरल जस्टिस का प्रोसेस होता है, जो नेचुरल जस्टिस का प्रिंसिपल होता है, ऑडी ऑल्ट्रम पार्टम, राइट टू बी हर्ड, सुनने का अधिकार, और नेमो ज्यूडेक्स कॉसस हुआ, मतलब कोई भी व्यक्ति अपने ही केस में जज नहीं हो सकता। इन सारे चीजों को आपको मानना होगा। जैसे इस केस में जो प्रवीर पुरकयास्त वाला केस है, इसमें उनको रिटेन में कोई जानकारी नहीं दी गई कि किस आधार पर उनको अरेस्ट किया गया। उनको लीगल रिप्रेजेंटेशन का जो अधिकार उनका था आर्टिकल 22 में, उन्हें नहीं दिया गया। कोर्ट ने कहा कि ये सरासर उस कानून का उल्लंघन है जिस कानून में ये बातें कही गई हैं, मतलब यूएपीए 1967, उसमें ये व्यवस्था है, ये प्रावधान है कि जो भी अभियुक्त है उसको आप रिटेन में, पुलिस को रिटेन में जानकारी देनी होगी कि किस आधार पे हम आपको अरेस्ट कर रहे हैं। उससे रिलेटेड सारे प्रोसेस को फॉलो करना होगा, आपको एक एक चीज को फॉलो करना होगा। उसमें उसको लीगल रिप्रेजेंटेशन का अधिकार है, अपना वकील हायर करने का अधिकार है। ये सारी चीजें इस केस में नहीं दी गई और इस आधार पर कोर्ट ने ये माना, 2 जजेस की जो बेंच थी उसने ये माना कि ड्यू प्रोसेस का वायलेशन है। और ड्यू प्रोसेस का क्या मतलब है कि जो भी प्रोसीजर बताया गया है, किसी व्यक्ति का आप राइट का, किसी व्यक्ति के राइट का आप उल्लंघन करते हैं जब आप अरेस्ट करते हैं उसको। अरेस्ट का क्या मतलब होता है? लॉफुल कस्टडी, या आप ऐसे भी कह सकते हैं कि रीजनेबल रिस्ट्रेंट ऑन द फ्रीडम ऑफ अ पर्सन। उसके राइट टू मूवमेंट पर आप रिस्ट्रिक्शन लगा रहे हैं अरेस्ट करके, और जब लगा रहे हैं, किसी को अरेस्ट कर रहे हैं, उसके अधिकार पर आप नियंत्रण कर रहे हैं, उसके आने जाने, कहीं जाने पर नियंत्रण आप कर रहे हैं, तो आपको जस्टिफाई करना पड़ेगा ना कि यह उसका राइट टू लाइफ है, पर्सनल लिबर्टी है। जब उसका उल्लंघन आप कर रहे हैं तो आप किस आधार पर कर रहे हैं? उसके लिए कुछ प्रोसेस बताई गई हैं, और उस प्रोसेस के बिना पालन किए आप कैसे उसके अधिकार का उल्लंघन कर सकते हैं, जो कि संवैधानिक अधिकार है? तो उसके लिए प्रोसेस बताया गया है। अब जानते हैं भारतीय न्याय संहिता है, भारतीय साक्ष्य अधिनियम है, सीआरपीसी है आपके यहाँ। वो सीआरपीसी क्या है? प्रोसीजरल लॉ है। मतलब इंडियन पीनल कोड में जो पहले था, अब तो उसका नाम बदल दिया गया है, बाकी चीज़ें बदली हुई हैं। लेकिन समझने के लिए कि आपको अगर इंडियन पीनल कोड के प्रावधानों को लागू करना है तो उसका प्रोसेस बताया गया है सीआरपीसी के अंदर, कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर। उसका पालन आपको करना होगा। वो पूरा का पूरा जो अधिनियम है, सीआरपीसी है, कोड है, वो कोड प्रोसीजरल कोड है। उसमें प्रोसेस बताया गया है कि कैसे कैसे आपको किसी को अरेस्ट करना है, किसी ऑफेंस में कोई आप अभियुक्त है तो उसको कैसे नोटिस देना है, कैसे अरेस्ट करना है, कब अरेस्ट करना है, कितने समय के लिए अरेस्ट करना है, पुलिस रिमांड में कितना दिन रखना है, जुडिशियल रिमांड में कितना दिन रखना है, डिफॉल्ट बिल कब मिलेगा। ये सारे प्रोसेस का कंप्लायंस आपको करना होगा। बिना कंप्लायंस के आप कैसे जस्टिफाई करेंगे कि हमने सही तरीके से उसको अरेस्ट किया है? तो कहने का मतलब ये हुआ कि जो ड्यू प्रोसेस है, ये ड्यू प्रोसेस द ड्यू प्रोसीजर से ज़्यादा दायरे में बड़ा है। इसमें यह भी देखा जाता है कि क्या आपने कानून का अक्षरश पालन किया है। अगर किसी कानून में किसी के अधिकार के उल्लंघन की बात की गई है, उस पर रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन की बात की गई है, उस रिस्ट्रिक्शन को लगाने का जो प्रोसेस बताया गया है, क्या आपने उसका पालन किया है? अगर आपने नहीं पालन किया है तो आप उसके संवैधानिक अधिकार का उल्लंघन कर रहे हैं। आपको हर जगह ट्रांसपेरेंसी दिखानी होगी कि हम जो भी कर रहे हैं वो कानून के दायरे में कर रहे हैं। एक तरह से हम कहें तो ड्यू प्रोसेस का मतलब ये है
इस बात का रिकॉग्निशन है कि भारत में रूल ऑफ लॉ चलता है, रूल ऑफ मैन नहीं चलता, रूल ऑफ इंडिविजुअल नहीं चलता, रूल ऑफ लॉ चलता है। और रूल ऑफ लॉ का मतलब ये हुआ कि जो कानून है, जो कानून में व्यवस्थाएं दी गई हैं, उसके अंतर्गत रहते हुए ही कोई भी पुलिस अथॉरिटी या कोई भी अथॉरिटी या स्टेट अपना काम कर सकता है। यहाँ पर किसी लेजिस्लेचर की सर्वोच्चता नहीं है, एग्जीक्यूटिव की सर्वोच्चता नहीं है, जुडिशरी की सर्वोच्चता नहीं है, संविधान की सर्वोच्चता है। और संविधान के हर प्रावधान का पालन आपको करना होगा। उसी संविधान से अपनी वैधानिकता जो बाकी कानून होते हैं वो लेते हैं। तो आपका हर एक्शन, पुलिस का हर एक्शन, ये इस बात का रिफ्लेक्शन होना चाहिए, इस बात को रिफ्लेक्ट करना चाहिए कि हम जो कर रहे हैं वो कानून के दायरे में कर रहे हैं। अगर किसी के राइट का वायलेशन हम कर रहे हैं, किसी को अरेस्ट कर रहे हैं, तो निश्चित तौर पर उसके राइट का वायलेशन है, जो आर्टिकल 21 में दिया गया है, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। तो आप जस्टिफाई कैसे करेंगे? जस्टिफाई करने के लिए कानून है, आपको बताना होगा कि इस कानून के अंतर्गत इन प्रक्रियाओं का पालन करते हुए हमने इनको अरेस्ट किया है। और इस केस में क्या हुआ? इस केस में पुलिस ये कन्विंस नहीं कर पाई कोर्ट को कि हमने ड्यू प्रोसेस का पालन किया था, क्योंकि ये नेचुरल जस्टिस का भाग है। राइट टू नो, राइट टू बी हर्ड, राइट टू नोटिस। भाई जब आप ग्राउंड बताते हैं तो आप नोटिस उसको देते हैं ना कि हम इस ग्राउंड पे आपको अरेस्ट कर रहे हैं। आपके पास लीगल रिप्रेजेंटेशन का अधिकार है, लेकिन उसको तो ये कुछ नहीं मिला। मतलब क्या हुआ? नेचुरल जस्टिस का जो प्रिंसिपल है, दोनों प्रिंसिपल जिसको हमने कहा, ऑडी अल्ट्रम पार्टम, राइट टू बी हर्ड, और नेमो ज्यूडिक्स कॉसास हुआ। कोई व्यक्ति अपने ही मामले में जज नहीं हो सकता। ये कार्डिनल प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल लॉ कहे जाते हैं। ये ड्यू प्रोसेस का इंटीग्रल पार्ट है। अगर पुलिस इसको फॉलो नहीं करती है तो नेचुरल जस्टिस के बेसिस पर भी उसके एक्शन को कोर्ट नलिफाई कर सकती है, इलीगल घोषित कर सकती है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल घोषित कर सकती है। तो इसलिए दोस्तों आपको ये समझना होगा कि ड्यू प्रोसेस क्या है, ये ड्यू प्रोसीजर से अलग कैसे है, कैसे ये इवॉल्व हुआ। आज कहा जाता है कि ड्यू प्रोसेस भी कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ का भाग है। इसका दायरा ड्यू प्रोसीजर से बहुत बड़ा है। ड्यू प्रोसीजर का मतलब कि प्रोसीजर बना दिया गया, उसके हिसाब से आपका राइट का उल्लंघन हो सकता है। लेकिन ड्यू प्रोसेस से बड़ा दायरा है, ड्यू प्रोसीजर से बड़ा दायरा है। इसमें सब्सटैंटिव ड्यू प्रोसेस भी आता है कि कोई कानून गलत अगर बना है और गलत तरीके से उसका इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है तो उसको भी कोर्ट अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर देगी। अगर प्रोसेस है उसका पालन नहीं हो रहा है, नेचुरल जस्टिस का प्रिंसिपल उसका पालन नहीं हो रहा है, उस आधार पर भी कोर्ट स्टेट अथॉरिटी को एक्शन लेने से रोक सकती है। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही मैं बताना चाहता था कि ड्यू प्रोसेस कितना इंपॉर्टेंट है। ये आपको जानने की जरूरत होती है कि ड्यू प्रोसेस क्या है, फिर ड्यू प्रोसीजर क्या है, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ। तो प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ का मतलब कि लॉ के द्वारा जो प्रोसीजर बता दिया गया केवल उतना ही। और ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ का मतलब एक बड़ा दायरा शुरू से लेके अंत तक कि लॉ की क्या प्रक्रिया है, लॉ सही है कि नहीं है, ये भी इसमें चैलेंज किया जा सकता है। केवल लॉ बना देना ही काफ़ी नहीं है, लॉ का सही होना, लॉ का कॉन्स्टिट्यूशनल होना, लॉ का लीगल होना भी जरूरी है। और लॉ में जो भी इंग्रेडिएंट्स दिए गए हैं, जो प्रोसेस बताई गई हैं, उसका अक्षरश पालन, साथ ही साथ नेचुरल जस्टिस के प्रिंसिपल का पालन होना अति आवश्यक है। तो आपके राइट को समझने के लिए, आपके राइट को इन्फोर्स कराने के लिए, कहीं पुलिस गलती करती है तो उसको समझने के लिए ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ को जानना जरूरी है। और ये अंतर भी जानना जरूरी है कि प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ का क्या मतलब होता है
और ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ का क्या मतलब होता है। तो इसी के साथ दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगेगा, ये वीडियो आपके लिए इनरिचिंग होगा और आप अपने दोस्तों मित्रों में भी इसको शेयर करेंगे, लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे। इसी के साथ नमस्कार, धन्यवाद।